अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो हमारा चांद है क्या वो वाकई में ज़मीन से दूर जा रहा है, और अगर ये बात सच है तो इसके पीछे की रीज़न क्या है। वाई इज़ द मून गोइंग अवे फ्रॉम द अर्थ। आपने अक्सर यूट्यूब वीडियोज़ में या किसी फेसबुक की पोस्ट में पढ़ा होगा कि अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट जो हमारा चांद है वो हर साल कुछ सेंटीमीटर जो है वो ज़मीन से दूर जा रहा है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इसकी रीज़न क्या है अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ फिज़िक्स। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन को अर्थ और मून के ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन से। हम ये डिस्कस करेंगे कि जब मून और अर्थ एक दूसरे पर अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं तो उसकी वजह से क्या रिजल्ट निकलता है। बेसिकली जो मून है जब वो अपनी ग्रेविटी जो है वो अर्थ पर एक्सर्ट करता है तो ऑफ कोर्स जो पानी होता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है और वो लिक्विड है, लिक्विड में आपको पता है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती जितना कि सॉलिड में होती हैं। तो जो ज़मीन पर पानी है और स्पेशली जो समुद्रों का पानी है वो मून की ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, स्ट्रेच करता है। अब ये होता कैसे है? वो फोर्सेस जिसकी वजह से ज़मीन पर टाइड्स बनती हैं, लहरें बनती हैं, हम उन फोर्सेस को कहते हैं टाइडल फोर्सेस। अब जो टाइडल फोर्सेस हैं वो पैदा इसलिए होती हैं क्योंकि जो साइड ज़मीन की वो साइड जो चांद के ज़्यादा नज़दीक है ऑफ कोर्स उस पर फोर्स ज़्यादा होगी, और वो साइड जो कि चांद से दूर है, जो कि ज़मीन के उस तरफ है, दूसरी तरफ है, ऑफ कोर्स उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी मून की निस्बतन कम होगी। तो फिर जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो ये डिफरेंस आता है, जो फ़र्क आता है, इस फ़र्क की वजह से जो फोर्सेस पैदा होती हैं हम उनको कहते हैं टाइडल फोर्सेस। अब इन टाइडल फोर्सेस की वजह से क्या होता है कि ज़मीन पर टाइड्स पैदा होती हैं। अब जो डायरेक्शन पैरेलल है, मतवाजी है मून की ग्रेविटी के, वहाँ पे हाई टाइड होती है, टाइड की जो आप कह सकते हैं ऊंचाई है वो ज़्यादा होती है, और जो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वहाँ पे जो है वो लो टाइड होती है। सो इस तरह क्या होता है कि मून की ग्रेविटी की वजह से ज़मीन पर एक टाइडल बल्ज पैदा होता है। जो ये जो पानी का उभार आ रहा है, इस उभार को हम बल्ज कहते हैं, BULG, बल्ज। सो जो टाइडल फोर्सेस हैं चांद की, उनकी वजह से ज़मीन पर पानी का जो उभार पैदा होता है उस उभार को हम कहते हैं टाइडल बल्ज। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। पॉइंट ये है कि जो ज़मीन है जब वो रोटेट करती है, घूमती है, तो ऑफ कोर्स वो इस बल्ज को भी अपने साथ रोटेट करवाती है। लेकिन मसला ये है कि जो अर्थ की रोटेशन है वो चांद की जो ऑर्बिटल स्पीड है उससे ज़्यादा है। इस बात का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितने वक्त में चांद ज़मीन का एक चक्कर लगाता है, जो ज़मीन है वो उससे ज़्यादा रफ्तार से घूमती है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि चांद की ग्रेविटी की वजह से जो बल्ज बनता है वो हमेशा चांद से आगे आगे रहता है, क्योंकि ये जो बल्ज है वो भी ज़मीन की रोटेशन के साथ रोटेट कर रहा है, और चूंकि ज़मीन की रोटेशन चांद की ऑर्बिटल मोशन से ज़्यादा तेज़ है, सो ऑफ कोर्स चांद की ग्रेविटी की वजह से जो बल्ज पैदा हो रहा है वो हमेशा चांद से आगे आगे रहता है। इट remains ahead of the moon. The moon lags behind the bulge. अब इस वजह से क्या होता है कि जो ये बल्ज है ऑफ कोर्स ये इसका भी मास है, जो चीज़ मास रखती है उसकी ग्रेविटी होती है। ऑफ कोर्स फिर जो ज़मीन है उसकी कोशिश ये होती है कि चांद को पीछे से ड्रैग करके खींच कर इस बल्ज के साथ उसकी जो अलाइनमेंट है वो सीधी करे। जब ज़मीन ये कोशिश करती है तो टाइडल फ्रिक्शन पैदा होती है। ऑफ कोर्स
जब ये जो बल्ज है वो चांद से आगे होगा, और अगर ज़मीन चाहे कि जो ये जो बल्ज है इसकी अलाइनमेंट और चांद की अलाइनमेंट सेम हो जाए, तो ऑफ कोर्स ज़मीन जो है उसकी कोशिश ये होगी कि जो चांद है उसको वो खींच कर, उसकी स्पीड बढ़ा कर उसको सीधा करे, उसको इस बल्ज के साथ अलाइन करे। ऑफ कोर्स जब ज़मीन चांद को ड्रैग करेगी, एक्स्ट्रा पुल लगेगा चांद पर, तो ऑफ कोर्स चांद की एनर्जी और उसका एंगुलर मोमेंटम बढ़ जाएगा। और हमें पता है कि अगर चांद का एंगुलर मोमेंटम और उसकी जो गर्दिशी रफ्तार है, जो ऑर्बिटल स्पीड है, अगर वो बढ़ जाएगी, ऑफ कोर्स उसका जो ऑर्बिट है उसका रेडियस भी बढ़ जाएगा। ये फिजिक्स का एक कानून है कि अगर चांद की जो रफ्तार है, जिस रफ्तार के साथ वो ज़मीन को ऑर्बिट करता है, अगर वो बढ़ जाएगी ड्यू टू दिस फिनोमेनन, तो ऑफ कोर्स उसको कंपनसेट करने के लिए चांद का जो ऑर्बिटल रेडियस है, जो डिस्टेंस है चांद का ज़मीन के सेंटर से, वो भी बढ़ना चाहिए। सो यही रीज़न है कि जो चांद है वो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन से दूर जा रहा है। लेट मी रिपीट व्हाट आई सेड। चांद की ग्रेविटी की वजह से ज़मीन पर टाइड्स बनती हैं, और पॉइंट ये है कि ज़मीन की रोटेशन चांद की ऑर्बिटल मोशन से तेज़ है, तो फिर जो ये बल्ज बनता है चांद की ग्रेविटी की वजह से, ये हमेशा चांद से आगे आगे रहता है। और ज़मीन की कोशिश ये है कि किसी तरह उस चांद को खींच कर, ड्रैग करके उसकी अलाइनमेंट को इस बल्ज के बराबर करे। और इस कोशिश में क्या होता है कि ज़मीन थोड़ा बहुत एंगुलर मोमेंटम जो है वो इम्पार्ट करती है, देती है चांद को। ऑफ कोर्स अगर अर्थ इस वजह से चांद को एंगुलर मोमेंटम ट्रांसफर कर रही है, दे रही है, एनर्जी दे रही है, ऑफ कोर्स फिर चांद की जो ऑर्बिटल मोशन है वो बढ़ जाएगी, उसकी जो ऑर्बिटल स्पीड है वो तेज हो जाएगी, और फिर उस ऑर्बिटल स्पीड को जो उसमें इजाफा हुआ है उसको कंपनसेट करने के लिए चांद का जो फासला है वो ज़मीन से थोड़ा सा बढ़ जाएगा। सो ये रीज़न है कि जो चांद है हमारा वो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन से दूर जा रहा है। नेक्स्ट बात ये है कि चूंकि ज़मीन अपना ज़मीन जो है उसके टाइडल बल्ज के साथ चांद को अलाइन करने की कोशिश में चांद का एंगुलर मोमेंटम बढ़ रहा है। सो ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, किसी भी सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी कांस्टेंट रहती है। सो ऑफ कोर्स अगर चांद एंगुलर मोमेंटम गेन कर रहा है तो अर्थ को एंगुलर मोमेंटम लूज करना चाहिए, और ऐसा ही होता है। सो अगर चांद की स्पीड अराउंड द अर्थ इंक्रीज हो रही है, तो इसका ये भी मतलब है कि जो ज़मीन की रोटेशन है, जो ज़मीन की हरकत है अपने मदार के गिर्द, अपने एक्सिस के गिर्द, वो भी स्लो हो रही है। इफ द मून इज गेनिंग मोमेंटम, सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द अर्थ शुड लूज मोमेंटम। सो यही वजह है कि जो चांद है वो हर साल 3 से 4 सेंटीमीटर ज़मीन से दूर जा रहा है, और जो ज़मीन है उसकी रोटेशन जो है वो स्लो हो रही है। और कितने रेट से हो रही है? हर 50,000 ईयर्स बाद ज़मीन का एक दिन ऑलमोस्ट 1 सेकंड जो है वो लंबा हो जाता है। और यही वजह है कि आज से अरबों साल पहले जो एक दिन था ज़मीन पर वो 24 घंटे का नहीं था, वो महज 5 या 6 घंटे का था। अब जब चांद ज़मीन से दूर जा रहा है तो ऑफ कोर्स उसका जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है, और आपको पता है कि अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो तो जो चांद की ग्रेविटी है, जो ग्रेविटेशनल उसकी जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट है चांद का ज़मीन पे, वो भी कम हो रहा है। तो फ्यूचर में क्या होगा कि जैसे जैसे ज़मीन से चांद दूर जाएगा उसकी जो टाइडल फोर्सेस हैं उसकी शिद्दत जो है कम होती जाएगी, तो फिर ये जो बल्ज है बनता है, ये जो लहरों का बल्ज बनता है, ये भी कम होता जाएगा। और चूंकि फिर अर्थ की रोटेशन भी स्लो हो रही है, तो इन फ्यूचर क्या होगा कि ये जो बल्ज है इसकी अलाइनमेंट और चांद की अलाइनमेंट जो है वो सेम हो जाएगी, तो फिर चांद मजीद ज़मीन से दूर नहीं जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के लेक्चर के में अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछें कमेंट सेक्शन में। हमारा जो मून का लेक्चर सीरीज़ थी वो यहीं तक हम रखते हैं, और नेक्स्ट हम जो है दूसरे सियारों पर बात करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे परमिशन दीजिए। अल्लाह हाफिज़।